हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में वीडियो सेकंड मतलब पार्ट सेकंड जो है, किसका सेकंड है, पार्ट है प्यारे बच्चों डेटा हैंडलिंग का। जो डेटा हैंडलिंग का हम लोगों ने आधे घंटे तक अच्छे से पहले वीडियो में हमने समझा था। डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, जैसे डेटा क्या होता है, रॉ डेटा क्या होता है, साथ ही साथ और क्या देखी थी, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, और भी एक चीज थी कि नहीं, क्या थी आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में क्या था वो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा को हैंडल जो हम लोग करते हैं, यहां पे हम लोग देखेंगे उसको हम लोग ग्राफिकली कितने टाइप में करते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपने क्लास 7 में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, जैसे कि पिक्टोग्राफ। उस ग्राफ में क्या करते थे प्यारे बच्चों, हमें एक इमेज दी रहती थी। क्या दी रहती थी, इमेज दिया रहता। जैसे कि 5 बॉलें हैं तो 5 बॉल बनाएगा और उसके सामने लिख देगा 5 बॉल है। 7 पेंसिल होगी तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आप फिर 7 लिखोगे। हो सकता है 10 क्या हो, 10 इरेजर हो या 10 साइकिल हो या 10 कार हो, तो उसको आप देखोगे 10 है तो आगे 10 लिख लोगे। 10 केला हो गया, बनाना हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, फोन हो गया, रबड़ हो गया, कटर हो गया, ठीक है, आपके शूज हो गए, शर्ट्स हो गए, ठीक है, एप्पल हो गया। तो ऐसे ही सारे आपको क्या रहते थे, फिगर्स दिए रहते थे, हाँ कि ना। तो ये सब जो आपको फिगर्स दिए रहे, ठीक है, और उसके सामने आपको लिखना पड़े कितने हैं ये, ठीक है, और भी सारी चीजें हो सकती है। तो ये सब होता है, ये होता है हमारा पिक्टोग्राफ। तो देखते हैं कि आज हम लोग क्लास 8th में कितने तरीके के ग्राफ पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों देखना शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा हैंडलिंग, जो कि पार्ट 2 है। अगर प्यारे बच्चों आपको ये टर्म्स नहीं आते, जैसे कि जो मैं लिखा हूं सम बेसिक टर्म्स इन डेटा हैंडलिंग, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा रॉ डेटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अगर ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें आपको नहीं पता है और आपको थोड़ा बहुत डर लगता है डेटा हैंडलिंग से, तो आज क्या करो, पिछली वीडियो जो कि पार्ट 1 है उसको देख के यहां पे जरूर ना, आपको मजा आ जाएगा उसको देखने के बाद यहां पे आएंगे, क्योंकि हर एक चीज आपको क्लियर होगी। यहां पे ज्यादा कुछ बताना नहीं है आपको, बहुत छोटी छोटी चीजें बतानी है। वो वाला वीडियो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब वहां पे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत समय लिया है मैंने बताया। तो चलिए अब देखते हैं किस किस तरीके के ग्राफ देखेंगे हम लोग। देखो ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। अभी भूल जाओ जो भी चीजें लिखा है, बहुत चुन्नी चुन्नी बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें, और वो सब दिमाग में थोड़ी बहुत रखना है आपको, याद पूरा रटना नहीं, उसे दिन भर रटते रहो नहीं, समझना है ये है क्या बस। और जब आप क्वेश्चन करोगे ना, जब क्वेश्चन करोगे ना, तो एकदम अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज पता चलेगा। ठीक, तो देखते हैं। तो इसको समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, जो ऊपर एक लाइन छोटी सी नन्ही से मुन्नी से लिखी है कि डेटा आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, मेरे पास डेटा ही डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारा, बाल्टी भर के है, कटोरा भर के है छोटा सा, ठीक है, टंकी भर के, हमारे पास पूरा फ्रिज भर के रखे हुआ है, या छत कह सकते हैं, कमरा भर के, पूरा डेटा ही डेटा भरा हुआ है। बट इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्यों करना है, पिक्टोग्राफ में, बार ग्राफ में, डबल बार ग्राफ में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राफ, सर्किल ग्राफ, जिसे हम लोग पाई चार्ट कहते हैं, इन सारे में रिप्रेजेंट ही क्यों करना है, डेटा तो है ही ना। उसी का ये सिर्फ एक लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आंसर देती है, क्या कि डेटा को रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली में क्यों, टू गिव अ क्लियर आइडिया। उस डेटा के बारे में आपको क्लियर आइडिया, मतलब देख के ही बाबू समझ में आ जाए, आहा ये कह रहा था, अगर समझ में आ जाए तो इसीलिए अच्छे से क्लियर आइडिया दे दे आपकी डेटा के, आपके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जो भी उसको रिप्रेजेंट कर दें इतने अच्छे तरीके से कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। इसीलिए हम लोग ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डेटा को, कि वो हमें क्लियर आइडिया दे दे, टू गिव क्लियर आइडिया।
समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा नन्ना सा मुन्ना समझ में आया कि नहीं? बहुत। अब देखो एक और चीज आपको मुझे बतानी थी, मेरे दिमाग से उड़ रहा है। क्या था आ नहीं रहा दिमाग में। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया कि डेटा होता क्या है, यह हम बताए थे आपको, रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ठीक है, अब समझो वो क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकली कितने कितने तरीके से हम लोग इन डेटा को, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पहला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। उम्मीद करता हूं कि आपने क्या हुआ होगा क्लास 7th में आपने पिक्टोग्राफ तो पढ़ा ही होगा, हाँ कि ना? पढ़ा है कि नहीं? हाँ, झूठ मत बोलना, पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेंगे कि प्यारे बच्चों पहला क्या है, पिक्टोग्राफ। क्या है? पिक्टो भाई साहब को देख लेंगे। पिक्टोग्राफ एक ग्राफ का नाम है। एक बार ग्राफ का भी नाम आपने सुना होगा, हाँ कि ना? बार ग्राफ का नाम सुना है कि नहीं? इसको भी पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ इसी का एक आता है डबल बार ग्राफ, इसको भी देखेंगे अच्छे से। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ती है। 9th में भी दिखेगा आपको, 12th कह रहे हैं, 10th में भी दिखेगा, और बहुत जरूरी है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हिस्टोग्राम को भी देखेंगे भाई साहब। हिस्टोग्राम क्या होता है, इसको भी देखेंगे। और पाई चार्ट को ही कहते हैं सर्किल ग्राफ भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था पूरा सब कुछ डेटा को समझा मैंने कि डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ताकि वो हमें एक क्लियर आइडिया दे। क्या दे? क्लियर आइडिया दे। जैसे कि अगर मैं छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एग्जांपल लूं, यही मैं भूल रहा था जो मैं बताना चाह रहा था। जैसे कि छोटा सा मुन्ना सा एग्जांपल लेता हूं, वो क्या है कि आपकी जो रफ कॉपी होती है, रफ कॉपी, उसमें कितना सारा गोदे रहते हो, कहीं गाना भी लिखे होते हैं, कहीं कुट्टम भी कर रहे होते हैं, कहीं खेल भी रहे होते हो आप, ठीक है, और होमवर्क भी उसी में ही किए रहते हो, इतना गंद मचा के रख देते हो, और उसी को अगर लेके जाओ अपनी मैडम के पास, मैम चेक कर दीजिए इसे, तो चेक बाद में करेंगे, पहले देखेंगे और एक दो खींच के धुनेंगे पहले अच्छे से, आगे ना? तो उसको आप नहीं लेके जाओगे। आप कौन सी लेके जाओगे? आप होमवर्क वाली कॉपी लेके जाओगे, जिसमें बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे लिख के सजा के आपने लिख के दिया है, और फिर जाके आपने उन्हें कहा सर जी अब चेक कर दीजिए। तो आप क्या कर रहे हो कि सारी इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रहे हो, ताकि जब मैम को दिखाओ तो उनको क्लियर आइडिया हो कि हाँ भाई साहब आपने जो डेटा लिखा है, जो इंफॉर्मेशन आपने अपनी कॉपी पे लिखी है, क्वेश्चन आंसर जो लिखा है आपने, वो अच्छे तरीके से लिखा है और उन्हें अच्छे से क्लियर आइडिया मिल रहा। नहीं मिलेगा तो कहेंगे ये क्या गोबर लिख के चले आप, हाँ कि ना? समझ में आ रही? नहीं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जो डेटा हम लोग लिखेंगे, वो हमें क्लियर आइडिया दे। और ये क्लियर आइडिया कैसे देगा? जब हम इन डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि पिक्टोग्राफ का यूज कर लो, या बार ग्राफ का, डबल ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, हिस्टो और सर्किल ग्राफ का जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें क्या दे रहेगा, बहुत सारा जो डेटा होगा उसको छोटे में ही हम लोग करके दे देंगे, और ये हमें क्या देगा प्यारे बच्चों? ये हमें देगा एक क्लियर आइडिया देगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अब प्यारे बच्चों हम लोग पिछली वीडियोस में ये देख चुके थे, ये देख चुके थे, ये देख चुके थे, और ये चीज देख चुके थे। डेटा हैंडलिंग क्या होता है, डेटा क्या होता है, रॉ डेटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो देख के आना। आज हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले हैं कि रेंज क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक क्या होता है, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बाबू इन ये 3 चीज जो है हम लोग मेन है आज की वीडियो में, ये 3 चीज मेन है कि रेंज क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। अगर आपको पता है तो छोड़ो इस वीडियो को और पहुंच जाओ दूसरी वीडियो पे, अगर बनाई होगी तो, ठीक है, अगर लेट देख रहे हो। चलो तो पहले जो समझते हैं रेंज क्या होता है। अगर मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आपको रेंज नहीं समझ में आता, अभी जब मैं बताऊंगा, स्टैटिस्टिक नहीं समझ में आता अगर क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन नहीं समझ में आता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे ना बाबू, तो ये रेंज क्या होता है, ये सुना स्टैटिस्टिक क्या होता है, अरे इसको छोड़ो, स्टैटिस्टिक को छोड़ो, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कौन से खेत की मूलिया, ये कौन सी चिड़िया है, ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो ये क्या है, रेंज बाबू क्या है, ये कहते हैं कि रेंज क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट जैसे कि ले लूं हाईएस्ट, क्या मान लेता हूं मैं, कोई वैल्यू ले लेता हूं 20 ले लेता हूं, 20 हाईएस्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल 20 हाईएस्ट है, एंड द लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट ले लेता हूं 10, लोवेस्ट मान लेते हैं 10, इससे लो ही होना चाहिए तो मान लेते हैं 10 है, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा, तो कोई ऑब्जर्वेशन दी होगी डेटा के अंदर, ठीक है, अभी दिखा रहे, अभी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इज कॉल्ड रेंज ऑफ डेटा। तो कह रहे हैं हाईएस्ट वाले को लोवेस्ट से माइनस कर दो, मतलब डिफरेंस ले दो, वो क्या है, जैसे हाईएस्ट प्यारे बच्चों 20 हुआ, ये हाईएस्ट ही तो था, हाँ कि ना, हाईएस्ट 20 और लोवेस्ट जो है हमारा 10 है, तो 20 और 10 को आपका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लिया 20 माइनस 10 आ गया 10, तो ये 10 बाबू है ना, ये रेंज भाई साहब, समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, ये 20 कहां से उठा लिए सर जी, ये 10 कहां से उठा लिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब आप सॉल्व करोगे, जब आपके पास टेबल दी रहेगी, वहां पे मैं अच्छे से आपको बताऊंगा रेंज, यहां रेंज क्या है, तो बस आपको समझना है हाईएस्ट वाले को लोवेस्ट से माइनस करते हैं तो हमें रेंज मिलती है, बस इतना समझना था। तो इतना समझना है कि नहीं, रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा, उसको कहते हैं रेंज बाबू, समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं क्या स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स तो कुछ होता ही नहीं है, समझ जाते हैं, देखो ध्यान से, स्टैटिस्टिक को रटने की जरूरत नहीं है, आप बस समझो स्टैटिस्टिक है क्या, बस रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान सुनो, ये एग्जाम में पूछता भी नहीं है बट बता रहा हूं। तो स्टैटिस्टिक क्या होता है, ये कहता है इट इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, जैसे कलेक्शन अगर आप पेन का कर लो, पेंसिल का कर लो, रसगुल्ले का कर लो, हाँ क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, टॉफी का कर लो, चॉकलेट का कर लो, कलेक्शन ये साइंस है, ये विज्ञान है, किसका कलेक्शन बताओ, कलेक्शन किसका बताओ, कलेक्शन किसका, कलेक्शन किसका, कलेक्शन, जैसे देखो कलेक्शन किस चीज का होगा, यहाँ पे ध्यान से बताओ, जो हमने पढ़ा था डेटा के बारे में, न्यूमेरिक फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन होगा ये, ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, यहां पे लिखा है ना, अभी मैं बताता हूं, इट इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब उसकी व्याख्या देना, उसे डिफाइन करना, उसको एक्सप्लेन करना, इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि उसके बारे में अच्छे से बताना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, स्टैटिस्टिक क्या होता है, ये एक साइंस होती है, एक विज्ञान होती है, जो कि डील करती है किससे, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक फैक्ट्स और फिगर्स, मतलब न्यूमेरिकल डेटा, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है इसको कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्शन, इट इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज करना, किस फॉर्म में करोगे, या तो आप ग्राफिकली ही तो करोगे, हाँ कि ना, और भी अलग अलग तरीके के फॉर्म होते हैं, हमें तो इतना ही पढ़ना, ठीक है, और प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट करना, ठीक, एनालाइज करना, अच्छे से देखना कौन कौन सी चीजों को उठा के हमें ग्राफ में रखना है, तो वो सब चीजें भी, और इंटरप्रिटेशन, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताना, किसके बारे में, न्यूमेरिकल डेटा, तो हम लोग कलेक्शन किसका कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा का ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं, और प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, और इंटरप्रिटेशन उसके बारे में बता भी रहे हैं। न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स जो मैंने बताया नहीं था, वही यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल डेटा कह सकते हो। अब समझते हैं भाई साहब क्या, अब लास्ट चीज बची अपनी, क्या वो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ये चीज जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ये भाई साहब कुछ नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको समझने से पहले चलो आपको दिखाई देते हैं क्या कह रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कहता है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, खोपड़ी में गया कि नहीं, अगर नहीं गया तो ये वाला एग्जांपल सुनो, जैसे कि आपका एक दोस्त है
और वो गया क्या, उसका बर्थडे है और वो क्या क्या अपने बैग में क्या क्या भर के चॉकलेट्स ले आया, क्या ले आया, चॉकलेट्स भी लेके आया है वो, और साथ ही साथ टॉफी भी लेके आया है, केक भी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केक भी लाया है, समोसा भी लाया है, और क्या लाया है, और छोटी 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 चॉकलेट, चॉकलेट कहते हैं वो, आपके लिए क्या ले लूँ, आपके लिए क्या ले लूँ, और क्या ले लूँ, मान लेते हैं कि टॉय लेके आया, आपके लिए टॉय भी लेके आया, तो इतनी सारी चीजें वो लेके आया है, बहुत सारी चीजें। अब क्या है, वो कितनी चॉकलेट लाया है, नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे बता रहा है। तो अगर 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 आप गए, अब वो चला गया क्या, आपका दोस्त चला गया, लंच का समय हो गया और वो चला गया क्या, हाथ धुलने के लिए, ठीक है, तो आप क्या किए, उसका बैग खोले, क्या किए, उसका बैग खोले, वो खोलने के बाद आपने देखा, गिनना शुरू किया, एक, अब आप क्या करो, ऑब्जर्व करें, और ये सारी आपकी ऑब्जर्वेशन, अब आप क्या किए, उसका बैग खोले और देखना शुरू किया कितनी चॉकलेट आया, तो आपने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चॉकलेट लाया भाई साहब, ठीक है। और सुनो, और फिर आपने फिर समोसा चेक करना शुरू किया, समोसा कितना लेके आया, तो आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 10 लेके आया है, ठीक है। और फिर आपने देखा कि कितनी कितनी टॉफी लाया, कितनी चॉकलेट वाली टॉफी लिया है, तो वो भी गिना आपने, तो वो भी 10 थे, वो भी 10 थे। और साथ ही साथ आपने देखा चॉकलेट, चॉकलेट कह रहे केक, केक को देखना शुरू किया, केक को देखा 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 देखा, तो आपने देखा क्या, केक भी 10 है। तो ये सारी आप लोग क्या कर, ये जो आप देख रहे हो ना, अब बीच में अगर आपका दोस्त आ जाए तब तो हो गई लड़ाई, वो कहेगा तुमने ले लिया, हो सकता है हो जाए और हो सकता है ना भी हो, ठीक है। हाँ, अगर आपने निकाल के रख लिया तब हो जाएगी जरूर, तो ये कभी करना नहीं है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर क्या होता है यहाँ पे, पर्टिकुलर का मतलब कोई एक स्पेसिफिक, यहाँ पे पर्टिकुलर हो सकता है क्या, अब देखो पर्टिकुलर को समझाने के लिए, ये पर्टिकुलर होता है किसी एक स्पेसिफिक के लिए, जैसे कि ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए किसके, चॉकलेट के लिए, पर्टिकुलर कौन हो सकता है, अपना टॉफी हो सकता है, पर्टिकुलर क्या हो सकता है, अपना केक हो सकता है, पर्टिकुलर अपने समोसे भाई साहब भी हो सकते हैं। तो कितनी टाइम्स आ रहा है समोसा, कितनी टाइम्स आ रहा है अपनी चॉकलेट, कितनी टाइम्स हमारा आ रहा है क्या, क्या टॉफी, उसी को ही हम लोग कहते हैं कितनी बार अकर कर रहा है, अकर, देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन अकर, अब कितनी बार चॉकलेट अकर कर रही है, कितनी बार कर रही थी, 10 बार अकर कर रही थी, कितनी बार का हमारे पास समोसा अकर कर रहा था, ये भी तो समोसा हो गया पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, इसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई हमारी, 10 हो गई। और मान लेते हैं कि उसके पास वो पेन भी लेके आया था, मान लेते हैं, और पेन है 20, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होगी, पेन के लिए सबको बांटना था, मान लेते हैं पेन लेके आया, तो पेन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप गिने पेन को, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 20, तो आपने देखा भाई साहब 20 पेन है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, पहले आप ऑब्जर्व कर रहे हो, हाँ कि ना, तो ये कितनी हो जाएगी पहले बच्चों, ये 20 हो जाएगी। तो पेन की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20, समोसे की कितनी थी, 10, क्योंकि 10 लाया था वो, 10 थे समोसे उसके पास, और चॉकलेट की भी 10 थी, टॉफी की भी 10 थी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब कितनी बार अकर कर रहा है, कितनी बार आ रहा है, कितना लेके आए हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। अब मुझे लगता है आपको समझ में आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अगर, कितनी बार कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर करता है इन अ गिवन डेटा, उस गिवन डेटा में, ठीक है। तो हमें क्या दिया रहेगा, बहुत सारे डेटा दिए रहेंगे, जैसे कि हो सकता है आप में दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हो, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हो, फिर 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बहुत सारा उलझा उलझा के इतना बहुत सारा डेटा दिया होगा, पूछेगा इसके अंदर कितने 1 हैं, कितने 2 हैं, कितने 3 हैं, कितने 4 हैं, कितने 5 हैं, कितने 6 है, कितने 7 है, कितने 8, तो आपको गिनना पड़ेगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपको गिनना पड़ेगा कितने 1 है, हो सकता है 1 10 हो सकता है 2 8 हो सकता है 3 जो हो वो 20 हो, तो आपको गिनना पड़ेगा, जैसे आप चॉकलेट गिन रहे थे, समोसा गिन रहे थे, हाँ कि ना, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अब आपको डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटा बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख डालो, क्योंकि ये डेटा हैंडलिंग, डेटा रॉ डेटा ऑब्जर्वेशन क्या होता है ये समझना जरूरी है थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी वीडियो मत देखो और आप चले जाओ दूसरा देखो, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एंड करने के लिए, इसको एंड खत्म करने के लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी,
और इसको एंड करने के लिए मैं क्या करूंगा आपको, अब इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो किसके ऊपर होगा, वो पिक्टोग्राफ के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा, पिक्टोग्राफ के ऊपर। और पिक्टोग्राफ को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी का जो सबसे पहला पेज है उसमें आपको कुछ दिया गया है, उसको मैं आपको बताता हूं। बस आप 10 सेकंड वेट करो, मैं जाता हूं, मोबाइल लेके आता हूं जो बिगड़ गई है उसको लेके आता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं, तो इंतजार करना, मैं बस आ रहा हूं। तो प्यारे बच्चों मैं आ गया हूं, इतना टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। तो अब मैं आ गए हैं यहाँ पे और मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, जो एनसीईआरटी में लिखा है। थोड़ा सा 1 मिनट और, तो ये देखो मैं आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फोन नहीं था, फोन जाके लेके आना पड़ा आपके लिए। तो बहुत सारे बच्चे तो अब चले ही गए होंगे। अब देखो पेज खोल लो, पेज नंबर क्या है, अब इसके लिए पेज नंबर 69 पेज नंबर है एनसीईआरटी का, वो खोल लो आप। और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है डेटा हैंडलिंग चैप्टर 5 और लिखा हुआ है लुकिंग द इंफॉर्मेशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इंफॉर्मेशन को देखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से समझो कि इस छोटे से पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें कह रहा है इन योर डे टू डे लाइफ। अब आपको क्या करना, अपनी बुक अपने पास रखनी है, इसको समझने के लिए मैं लिखूंगा नहीं इसको, ध्यान से देखो। कह रहा है आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यू माइट हैव कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन, तो आपने इस तरीके की इंफॉर्मेशन, इस तरीके की जानकारी देखी ही होगी। वो क्या है, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल लिया, आप मैच देखते हो कि नहीं, तो इन्होंने मैच का एग्जाम्पल लिया है कि डेटा क्या होता है, इसको समझाया इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने कहा क्या, रन्स मेड बाय बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैच। कह रहा है कि एक कोई मैच है, क्रिकेट मैच है, उसमें क्या हुआ, पिछले 10 मैचेस में कितने रन बने हैं, उसका अगर डेटा मैं लूं तो ये भी तो एक डेटा ही है, ये भी तो एक इंफॉर्मेशन है, हाँ कि ना। 10 मैचेस में कितने डेटा, एक मैच में 200 बने, तो एक दूसरे वाले में 300, चौथे वाले में 400 या तीसरे वाले में 300, पांचवे वाले में 500, तो ये सब क्या है, डेटा ही तो है। अगर ये आपको मिल जाए तो ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यही तो इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा है आपके पास। और फिर दूसरा एग्जांपल लिया, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीआई। हाँ कि ना। अब ओडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, अगर नहीं पता ना तो सर्च मारो ओडीआई का मतलब क्या होता है। चलो ठीक है, तो ये कह रहे हैं दूसरे में कहा कि पिछले 10 मैचेस का जो ओडीआई 10 मैचेस थे उसमें कितने विकेट लिए गए बॉलर्स के द्वारा, बॉलर ने कितने विकेट लिए, तो वो भी तो एक डेटा है। 10 मैचेस में कितने सारे विकेट निकाले हैं, वो भी तो एक डेटा है, कितने लोग को आउट किया है, मतलब वो, ठीक है। और क्या है, मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट में जो आपका टेस्ट होता रहता है एग्जाम में, और मैथ का इन्होंने बोल दिया यहाँ पे कि मैथमेटिक्स का कोई यूनिट टेस्ट हुआ, कोई टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। उसमें जो बच्चों ने मार्क्स पाए हैं, कोई 0 पाया होगा, अंडा पाया होगा, कोई 10 पाया होगा, कोई 5 पाया होगा, कोई 3 पाया होगा, कोई 1 पाया होगा, कोई कुछ नहीं पाया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो क्या है, स्टूडेंट का डेटा ही तो हुआ कि हाँ। अब यही सब डेटा अगर मैं पेरेंट्स को बता दूं कि आपका बच्चा पाया है 0, 5, 10, 15, 20, तो क्या हो जाएगा, पापा तो लगाना शुरू करेंगे, उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी जिसको 10 मिला होगा, क्योंकि उसको तो भाई साहब पता ही है फिर, ठीक है। बट उसकी बैंड बजेगी जिसको 0 मिला होगा, ठीक है, उसकी भी बचती है जिसको 1 मिला होता है, ऐसा नहीं कि 0 वाले की बचती। अब है नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय द ईच ऑफ योर फ्रेंड। अब चौथे वाले में कहा कि आपके जो भाई साहब हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो सखा हैं, हाँ कि ना, उन्होंने कितनी नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स पढ़ डाली, उसने 10 पढ़ी है, 5 पढ़ी है, 6 पढ़ी है, 14 पढ़ी है, 20 पढ़ी है, 100 पढ़ी है, ये कितनी सारी बुक पढ़ डाला है स्टोरी बुक। तो ये भी तो एक डेटा है कि नहीं, कि हो सकता है उसने एक राम शाम की बुक पढ़ रही हो, हाँ कि ना, अलग अलग तरीके के नाम मैंने बताया, जेके रॉलिंग्स हो गया, हाँ कि ना, और नॉवेल्स हो सकती है, पढ़ डाला हो, ठीक है। तो बट इसने क्या कहा है, स्टोरी बुक्स कह दिया है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन यूज करी है, ध्यान से देखना नीचे, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। अब प्यारे बच्चों यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ये सारी की सारी, चाहे वो विकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर है ना इंफॉर्मेशन, आगे ना, यहाँ पे बात किया एक विकेट की इंफॉर्मेशन जो होगी, या फिर रन्स की, या फिर मैच की जो इंफॉर्मेशन होगी, या फिर स्टोरी बुक, सबकी अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों, पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन्हीं को ही हम लोग डेटा बुलाते हैं,
ठीक है, समझ में आएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअली data is usually collected in the context of a situation that we want to study। तो इन्होंने सीधे सीधे बताया कि जो डेटा होता है वो जो यूजुअली कलेक्ट किया जाता है इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन, किसी सिचुएशन किसी परिस्थिति को देखते हुए उसको दिमाग में रखते हुए क्या किया जाता है, उसका डेटा को कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई टीचर है मे लाइक टू नो द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन हर क्लास। अब कोई टीचर है, ठीक है, अब वो टीचर क्या करेगी, अपने क्लास में क्या करे, सबकी हाइट जानना चाहती है कि कौन किससे कितना बड़ा है, उसकी कितनी हाइट है। तो वो सबसे पहले क्या करेगी, सब लोग एक लाइन में लग जाओ, आगे ना, नहीं ऐसे नहीं करेगी। वो क्या करेगी, सबको एक एक करके बुलाएगी और पूछेगी तुम्हारी हाइट कितनी है, या फिर वो नाप लेगी सबकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, टू फाइंड दिस, इन्होंने बताया फाइंड करने के लिए क्या, शी विल राइट द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन हर क्लास। तो वो क्या करेगी, सबके क्या करेगी, हाइट लिख लेगी, अपनी कॉपी में लिख लेंगी हाइट, सबके सबकी हाइट लिख लेंगी, बच्चों की कितनी है, गर्ल्स की कितनी हाइट है, ठीक है, बॉयज की कितनी हाइट है, सबकी लिख डालेंगी वो अपनी कॉपी पे। फिर ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड देन इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंगली। फिर क्या करेंगी वो, फिर जितना डेटा उन्होंने अपनी कॉपी पे लिखा है ना, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अब लिखेंगे, कौन बड़ा, सबसे बड़े वाले की हाइट क्या है पहले लिखेंगे, फिर उसके नीचे वाली छोटे वाले की लिखेंगे, फिर उससे और छोटे वाले की, फिर उससे और छोटे वाले की, तो सबके ऐसे ऐसे करके वो लिखेंगी। तो पहले जो उन्होंने डेटा बनाया सबको बुला बुला के, वो रॉ डेटा था उनका, और फिर उसको फिर क्या किया, अच्छे से रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसको ऑर्गेनाइज किया, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने, तभी तो वो बता पाई कि कौन किससे बड़ा है। नहीं तो इतना सारा पूरा डेटा लिया था उन्होंने, तो दिमाग ही खराब हो जाता उनका, ठीक है, समझ में आएगी नहीं। तो उनको उन्होंने क्या किया, क्या क्या ऑर्गेनाइज किया डेटा को सिस्टमैटिक मैटर में, और फिर उसको क्या किया, उसकी व्याख्या की, और फिर बताया कि भाई साहब ये अनुज तुमसे बड़ा है, ठीक है, या अंकुर तुमसे बड़ा है, या अभिषेक हो गया, प्रिया हो गई, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो महक हो गई, या फिर हो सकता है अभिषेक हो गया, या फिर हो सकता है अविरल हो गया, या शाश्वत हो गया। तो ये सारे जितने लोग हैं, ठीक है, हो सकता है कहे कि ये इनसे बड़ा है, ये इनसे बड़ा है, तो ये सारे लोग हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किससे, क्या, अब है समटाइम्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया। अब इनका मतलब ये चीज तो मैं यहीं पे लिख चुका हूं, डेटा आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया। तो क्या हो सकता है, जैसे कि अगर मैं कहूं एक लड़का है पुनीत, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पुनीत भाई साहब क्लास में सबसे बड़े हैं। तो ये कैसे बताया मैम ने, अपने डेटा को उन्होंने देखा ध्यान से, हाँ कि ना, ऑब्जर्व किया, उसको फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, ग्राफिकली हो सकता है, ग्राफिकली करें, किसी भी तरीके से करें, बट उन्हें करके उन्हें पता चलेगा हाँ भाई साहब ये बंदा है जो क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट इसीलिए करते हैं ताकि हमें एक क्लियर आइडिया हो, ठीक है, ऑफ विच रिप्रेजेंटेड। हाँ चलो, अब ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा क्या, एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक जो आपको पढ़ाना था, इसमें थोड़ा समय लग गया, आगे। तो ये मुझे आपको बताना था, पेज बाय पेज में आपको हर एक चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब हमारा जो दूसरा वीडियो होने वाला है वो पिक्टोग्राफ पे होगा, कि पिक्टोग्राफ भाई साहब होते क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ, डबल, फ्रीक्वेंसी, हिस्टोफेसर के। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज मस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, पहले तो इसे अच्छे से लिख लेना है आपको, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, हट जाता हूं, देख लो देख लो देख लो देख लो। आपको लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, और अपना ख्याल रखना, मत भूलना, अपनी तबीयत अच्छे से रखना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इसको रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।